नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा पर। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हूँ दोपहर के ठीक 1 बजे। और आज डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल। और आज का सेशन भी है साइंस का तड़का। तो आज साइंस के तड़के में देखते हैं क्या है विज्ञान के कुछ नए फैक्ट्स। तो आइए जुड़ जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे शेयर कर दें अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स में, ताकि और बच्चे भी इस सेशन में जुड़ सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि IBACIO का जो 2000 वैकेंसी निकला था उसकी तैयारी करने का वक्त तो आ चला था। 2-3 बैचेस भी अनाउंस किए गए अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टीम से। और अब आखिर में आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे दिग्गज फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाले हैं। आशीष गौतम सर हमारे करंट अफेयर्स के साथ डील करेंगे, शांतनु सर हमारे मैथमेटिक्स के साथ, अतुल सर हमारी रीजनिंग पढ़ाएंगे, राखी मैम इंग्लिश, और जीवेश सर और आशुतोष सर हमारे जनरल अवेयरनेस को और जनरल स्टडीज को डील करने वाले। ये पूरा बैच बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये कमेंस हो रहा है 4 फरवरी से, यानी कि कल ये हो चुका है। 9 से 6 के बीच में ये क्लासेस चलने वाली है। मतलब एक दिन में 9 घंटे, तो मतलब पूरी फुल पैक्ड प्रिपरेशन है। जुड़ जाना है, लग जाना है। इसे परचेज करने के लिए आपको जाना है www.adda247.com पे। वहां जाके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बाय अप्लाइंग द कोड Y223। Y223 कोड जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच को खरीदने पर मिल जाएगी। अगर आप ACIO के साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो SSC की प्रिपरेशन या CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो NTPC ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट पैक होता है हमारा अड्डा का महापैक। इसमें लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स सारी आपको मिल जाती हैं, वो भी 12 मंथ्स के प्रीमियम वैलिडिटी के साथ। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया, कहाँ जाना है www.adda247.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं इसकी साइंस के तड़के में है क्या। तो आज आपके सामने है टिश्यूज यानी उत्तक। तो आज हम उत्तक डिस्कस करने वाले हैं, ना केवल पौधों की बल्कि एनिमल्स की भी। तो पौधों के उत्तक के ऊपर मैंने सेशन ले रखा था पिछले वीक में, इसीलिए आज मैंने जस्ट एक दो आपके शीट्स पे मैंने डिस्कस कर रखा है थोड़ा सा हल्का सा, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। और उसके बाद पूरा एनिमल किंगडम, ये एनिमल टिश्यू समझाया है। लेट्स डिस्कस टिश्यूज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या होता है भाई टिश्यू? अगर हम और बातें इससे कुछ सीख लें तो स्टडी ऑफ टिश्यू यानी उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी। ठीक है। What is a tissue? A group of structurally similar or dissimilar cells that perform a common function and have a common origin is called a tissue. कहता है एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे ना दिखने वाले कुछ ऐसे समूह कोशिकाओं के जिनका फंक्शन एक जैसा है, जिनका कार्य एक जैसा है, और जिनका उद्गम यानी उत्पत्ति किसी एक जगह से ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसे हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी उत्तक। वैसे अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विभज्योतक उत्तक। बता रखा है ये सारी बातें, विभज्योतक उत्तक। और परमानेंट को हम क्या कहते हैं? परमानेंट को हम कहते हैं स्थायी उत्तक। परमानेंट को हम कहते हैं स्थायी उत्तक। परमानेंट को हम कहते हैं स्थायी उत्तक। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं होता। इट हैज लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। इसीलिए हम इसे मैच्योर्ड सेल्स भी कहते हैं, हम इसे परिपक्व कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर्ड सेल्स, और ये इसे हम क्या कहते हैं? कि दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स, जो अभी परिपक्व नहीं है, मतलब इनमें अभी विभाजन बाकी है। इसीलिए हम इसे नॉन डिफरेंशिएटेड भी सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूं परमानेंट सेल की, तो परमानेंट सेल के लिए हम क्या बात करते हैं? परमानेंट सेल के लिए हम बात करते हैं कि दे आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब पूरे तरीके से जिनका विभाजन हो चुका है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब परमानेंट टिश्यू फिर दो भागों में विभाजित है, एक को हम सरल स्थायी उत्तक कहते हैं और एक को हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं।
अब सरल स्थायी उत्तक तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, ये जीवित उत्तक होता है, और ये भी एक जीवित उत्तक होता है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, तो इट इज अ डेड टिश्यू। ये कैसा होता है, तो एक डेड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काफी पतली होती है, और ये किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसका काम क्या है, तो ये भोजन का भंडारण करता है, स्टोरेज ऑफ फूड कराता है, एंड साथ ही साथ कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस भी, मतलब पदार्थों का संचरण भी कराता है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जहां जहां उत्तक सॉफ्ट है, जहां जहां उत्तक थोड़ा कोमल है, उनमें थोड़ा कठोरपन, थोड़ा शक्ति प्रदान करता है। शक्ति नहीं, शक्ति विल बी पावर, एंड शक्ति मीन्स प्रोवाइडिंग रिजिडिटी। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसे हम हिंदी में कहते हैं मृदोत्तक। इसे हम क्या कहते हैं, मृदोत्तक, मृदु उत्तक, है ना। और पैरेन्काइमा को हम कहते हैं स्थूलोत्तक। पैरेन्काइमा को हम कहते हैं स्थूलोत्तक। और स्क्लेरेन्काइमा को हम कहते हैं दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक मतलब ये काफी सॉलिड और कठोर रहता है, और इसीलिए ये डेड भी है। तो दीज आर डेड मैकेनिकल एंड एक्ट एज स्केलेटन। कंकाल का काम करता है किसमें, पौधों में। इट इज द हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू, सबसे मजबूत पौधों का उत्तक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ हाईली थिक वॉल्ड सेल्स। काफी मजबूत और मोटी कोशिकाओं की दीवार से बना हुआ है, जिसमें कोई नाभिक नहीं है और ना ही कोई कोशिका द्रव्य। दिस यूनिफॉर्म थिकनिंग इज मेड अप ऑफ मेनली लिग्निन एंड सेल्यूलोज और बोथ। ये जो मोटापा आप देख रहे हो कि जिस ना नाभिक ना कोशिका द्रव्य, उसके बावजूद भी इसकी कोशिका भित्ति काफी मोटी है। इसकी वजह क्या होती है कि ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो लिग्निन और सेल्यूलोज की, या फिर दोनों ही मौजूद हो सकते हैं। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी दृढ़ स्थायी उत्तक की ओर। कंडक्टिंग टिश्यू से हम संवहनी उत्तक भी कहते हैं। कंडक्टिंग मतलब उसे हम संवहनी तक भी कहते हैं, संवहनी उत्तक भी कहते हैं। क्यों, ये क्या कराती है, संवहन कराती है, संवहन कराती है, संवहन कराती है। संवहन मतलब कंडक्शन, या हम इसे सरल शब्दों में ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। सरल शब्दों में हम इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, परिवहन भी कह सकते हैं। तो दो होते हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल और खनिज का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन जमीन से रूट के द्वारा शूट तक कराता है, जड़ों के माध्यम से। ये पहले लिथोस्फेयर यानी हमारी जो स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल से जल और खनिज को अवशोषित करके ये जड़ों में देती है। और जड़ क्या करती है, जड़ से फिर जड़ इसे स्टोर करता है, और तभी उसी समय शूट जो है ये जड़ों के माध्यम से अपने तक उस जल को और खनिज को लेता है, फिर अपने और बाकी हिस्सों में फैलाता है, जिसे हम नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स कहते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम एक ऐसा उत्तक है, एक ऐसा जटिल स्थायी उत्तक है जो भोजन का परिसंचरण कराता है, भोजन का संवहन कराता है, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण भी कराता है पत्तियों में। और उसका जो प्रोडक्ट आता है, जो बाई प्रोडक्ट आता है, वो पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाता भी है। तो फ्लोएम का मेजर काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। जितनी भी कार्बनिक भोजन होती है उसका संचालन कराना फ्लोएम का काम है। और जाइलम का काम क्या है, वाटर और खनिज यानी मिनरल्स का, वाटर और खनिज का संचरण। ठीक है, तो ये था प्लांट टिश्यूज जिसे हम पौधे के उत्तक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे जानवरों के उत्तक के बारे में, जिसे हम एनिमल टिश्यूज भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु उत्तक। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी तो आफ्टरनून ही वैसे। बिल्कुल गाइज, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो एक बार तुरंत इसे शेयर कर दो, है ना। एक बार क्विक रिवीजन हो गया प्लांट टिश्यूज की, अब बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वैरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी जो आकृति है उनके कार्यों के आधार पर बदलती रहती है। Therefore the tissues are different and broadly classified into 4 types। इसीलिए जंतु के जो उत्तक हैं वो 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जो शारीरिक बनावट भी है वो भी अलग है, उनके कार्य हैं वो भी अलग है, और उनका जो आकार है वो भी अलग अलग होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपी का मतलब होता है बाह्य, और थीलिया का मतलब होता है सतह। तो बाह्य सतह को आप क्या कह सकते हो कि हमारे शरीर का जो भी बाह्य सतह होता है, या फिर जंतु के शरीर में, हम भी क्या है, एनिमल है, तो जंतु के शरीर में जो बाह्य उत्तक होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, उसे ही हम स्किन कहते हैं। तो स्किन इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब देखते हैं
अब एपिथेलियल टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं कवरिंग, मतलब जो सतह बनता है, जो परत बनता है, सतह या परत बनता है। और एक को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर मतलब ग्रंथिदार। ग्रंथिदार, ग्रंथिदार क्या करेंगे? जो ग्रंथिदार होंगे वो श्रावण करेंगे, यानी कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कवरिंग यानी सतह के बारे में। तो जो बाह्य उत्तक होती है वो पहले परत बनने का काम करती है। अब ये जो परत भी होती है वो भी देखिए आप कितने तरह की होती है। पहली सरल यानी सिंपल। अब सिंपल जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्क्वैमस, एक को हम कहते हैं क्यूबॉइडल, और एक को हम कहते हैं कल्यूमिनर। ठीक है ना? स्क्वैमस का मतलब हो गया कुछ ऐसा, थोड़ा सा फील करिए तो आपको समझ में आएगा एक एक करके और धीरे धीरे आराम से, है ना? विज्ञान है ये, हकीकत को दिखाता है। अब ये देखिए कि ऐसा इलाका आपने बॉडी के किस हिस्से में देखा है, फील करो आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा है क्यूबॉइडल। ऐसा भी देखा होगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा कल्यूमनर। कल्यूमनर हो गया ऐसा। ऐसे टिश्यू आपने कहाँ देखे हैं? तो देखिए एग्जाम्पल, स्क्वैमस देखा गया है एल्वियोली और कैपिलरीज में। एल्वियोली किसे कहते हैं? फुफ्फुसी को कहते हैं। एल्वियोली किसे कहते हैं? फुफ्फुसी को कहते हैं। ठीक है ना? जिससे लंग्स बना हुआ है। लंग्स का यूनिट है एल्वियोली, और वो कितने हैं? तो 300 मिलियन, मतलब 3,000 लाख। उसके बाद कैपिलरीज यानी छोटी शिराओं को अगर हम देखें, छोटी शिराओं को देखें तो छोटी शिराएं भी किससे बनी होती है? ऐसी कुछ कोशिकाओं से बनी होती हैं। तभी तो जब आंखें आप मीच देते हो, सुबह सुबह उठ के, समझ लो ऐसे कोई उठाया और ऐसे ऐसे, अरे अभी नहीं उठना है, तो आंखें तुरंत लाल हो जाती है। क्यों? वो जिन कोशिकाओं से बनी हुई है वो ऐसी हैं। कैपिलरीज जिन कोशिकाओं से बनी हुई है वो ऐसी हैं। तो अंदर से कोई भी चीज रिस जाएगी ना, ऊज आउट कर जाएगी ना, इसीलिए तुरंत ही वो हल्का सा खून जब चढ़ता है तो पूरा आंख रेडिश हो जाता है। समझ पा रहे हैं? प्रेशर बढ़ जाता है उनमें। उसके बाद एल्वियोलीज में भी ऐसा ही है। तभी तो आसानी से ऑक्सीजन जो भरता है इस एल्वियोली में, ये क्या है बताया क्या गया है? एल्वियोली और कैपिलरीज। तो छोटी शिराएं तो समझ में आ गया, और एल्वियोलीज जो है मैंने आपको बताया है वो कुछ ऐसी होती हैं। यहाँ तो जगह भी नहीं है, ऐसे ऐसे गुब्बारे होते हैं ना तीन तीन के। तो ये जिन कोशिकाओं से बनी हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट्स कहते हैं। और ये जो न्यूमोसाइट्स हैं वो कैसे हैं? ऐसे सेल्स हैं जो दिखते हैं। यही वजह है कि जब इनमें ऑक्सीजन अंदर भरता है, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर से फिर निकल के बाहर शरीर के अलग हिस्सों में भी चला जाता है, और शरीर के बाहर वाले हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस एल्वियोली में आके भर भी जाता है। इसीलिए तो एल्वियोली को सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या वजह है कि अचानक से हम पढ़ते वक्त यही पढ़ते थे कि एल्वियोली से अचानक से ऑक्सीजन निकल के इधर चला जा रहा है। तो रास्ते में कहीं से लीक नहीं हो रहा था, लेकिन एल्वियोली में अचानक से हम लीक क्यों करवाते हैं? इसलिए लीक करवाते हैं क्योंकि ये ऐसे सेल से ही बने होते हैं। ठीक है ना? तो स्क्वैमस का मतलब समझ गए आप। आगे चलते हैं। क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स। तो बॉडी में जितनी भी आपको नलिकाएं दिखें, जितनी भी आपको नलिकाएं दिखें, जैसे ईयर का कनाल हो गया, या फिर नॉस्ट्रल्स का एक्सटर्नल नासिका छिद्र हो गया, या फिर एनल ओपनिंग हो गया, या फिर लैरिंग्स हो गया, या फिर हर्ट से निकलने वाली जो नलिकाएं हो गई, जितने भी लिवर से निकलने वाला डक्ट हो गया, पित्त की थैली से निकलने वाला जो डक्ट हो गया, जहां जहां आपको ये ट्यूब जैसा कोई चीज दिखे ना, नलिका जैसी कोई चीज दिखे, तो वो किससे बनी हुई है? वो ऐसी कोशिकाओं से बनी हुई है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद तीसरा जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं? कल्यूमनर। कल्यूमनर मतलब एकदम धारीदार, है ना? स्ट्राइप्ड, धारीदार। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो कल्यूमनर भी दो नहीं तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सरल, तो सरल में तो ऐसे होगा नॉर्मली। और सिलिएटेड का मतलब होगा कि मतलब हल्के हल्के ऐसे रेशे जैसे बाहर निकले होंगे, हल्के हल्के ऐसे रेशे जैसे बाहर निकले होंगे। ठीक है? और माइक्रोविलाई का मतलब होता है एकदम ब्रश लाइक अपीयरेंस। जैसे हमारे टूथब्रश के ऊपर ब्रिसल्स होता है ना, वैसे ब्रश लाइक अपीयरेंस होगा। ब्रश लाइक अपीयरेंस होगा। ये सब कहाँ होता है? तो छोटी आंतों के अंदर होता है, राइट?
स्ट्रैटिफाइड तो वो भी एक परत ही है ना। दूसरा ये तो हो गया सरल स्थायी उत्तक और सरल स्थायी उत्तक कह रहे हैं, सरल बाह्य उत्तक जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, तो इट इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और सिंपल में कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है धारीदार। तो एक जिसमें केराटिन होगा, एक जिसमें केराटिन होगा, केराटिन क्या है? पिगमेंट है, रंजक है, तो उसे हम केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्किन कहते हैं। और एक जिसमें केराटिन नहीं होगा उसे हम अनकेराटिनाइज्ड स्क्वामस ये लेयर कहते हैं। तो अनकेराटिनाइज्ड मतलब जिसमें पिगमेंट नहीं है, रंग नहीं है, तो वो कहाँ है? लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारा मुख का ओपनिंग है वहां आप देखो तो कोई खास ऐसा रंग नहीं है, एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम स्किन टोन है। लेकिन आप अगर शरीर के बाकी हिस्से को देखो, जिसे आप त्वचा कहते हो, तो उसमें आपको एक हल्का पिगमेंट दिखता है, आप वहां पे व्हाइट नहीं है। लेकिन अगर आप माउथ के ओपनिंग को देखो तो वहां उतना कलर नहीं रहता जितना शरीर के बाकी हिस्से या त्वचा पे रहता है। तो शरीर का बाकी हिस्सा क्या कहलाता है? जिस परत से बना है उसका नाम है सिंपल स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और जहां नहीं होता है, जैसे लाइनिंग ऑफ माउथ या फिर वजाइना का ओपनिंग, वजाइना का जो ओपनिंग है वहां भी पिगमेंट नहीं होता है। हर जगह अगल बगल पूरा एरिया हो सकता है डार्क हो या हो सकता है स्किन टोन हो, लेकिन जो वजाइनल ओपनिंग होगा वो क्या होगा? वहां पे वजाइनल जो ओपनिंग होगा वहां पे नॉन केराटिनाइज्ड यानी वहां पे पिगमेंट नहीं होगा, रंजक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। अब बात करते हैं तीसरे तरह के टिश्यू का, जिसे हम ट्रांजिशनल टिश्यू कहते हैं। और ट्रांजिशनल टिश्यू का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए, ऐसा होता है ट्रांजिशनल टिश्यू, जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी बना है, जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी बना है। तो वो फैल भी सकता है और वापस सिकुड़ भी सकता है, डायलेशन की शक्ति उसके पास होती है। तो ये सारे मसल्स हैं, ये सारे मसल्स हैं किसके? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के। ठीक है ना। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपसे पूछे यूरिनरी ब्लैडर किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सिंपल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से। अगर आपसे पूछे कि वजाइनल ओपनिंग या माउथ ओपनिंग किससे बना हुआ है, तो वो सिंपल स्ट्रैटिफाइड अनकेराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और अगर कोई पूछे कि स्किन क्या है, तो स्किन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लैंड्यूलर, ग्रंथिदार। तो ग्रंथिदार दो हो सकते हैं, एक जो हॉर्मोन्स का श्रावण करे और एक जो एंजाइम्स का श्रावण करे। तो एंडोक्राइन है, मतलब ये क्या निकालेगा? हॉर्मोन्स निकालेगा। ठीक है ना। तो एक एंडोक्राइन लेयर होता है जो हॉर्मोन्स का श्रावण करता है, और एक एक्सोक्राइन लेयर होता है। जैसे एक गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स का काम क्या है? ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो अगर आप फेरिंग्स को देख लो, मतलब ग्रसनी को देख लो, ईसोफेगस को देख लो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लो, ये हर जगह क्या करता है? हर जगह क्या करता है? ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, एक चिपचिपा पदार्थ, जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ सके। तो इसका काम क्या था? श्रावण का, और इसने श्रावण किया। कुछ होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक जैसे, है ना, एक कोशिकीय। और मल्टी सेल्युलर यानी जो बहु कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, वो सरल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। अगर कंपाउंड होंगे तो वो ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं और एल्वियोलर भी हो सकते हैं। एल्वियोलर का मतलब ऐसा बैग जैसा, जैसे पोटली होती है ना, वैसे आकार का भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एल्वियोली यानी फुफ्फुसी का एक आकार होता है, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी में संयोजी उत्तक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी में संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक चार अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और चौथा इलास्टिक यानी लचीला संयोजी उत्तक। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो ढीला संयोजी उत्तक है, वो उसका जनरल काम क्या है? तो इट इज जनरली अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब उसका काम यह है कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों को बस जोड़े रखना, अलग अलग नहीं होने देना, लेकिन फिर भी वो लूज कनेक्शन एक रखता है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। रेटिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम क्या है? तो ये लिम्फॉइड टिश्यू का सपोर्ट करता है।
लिम्फॉइड टिश्यू का सपोर्ट करता है, मतलब जहां जहां हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनके बीच में एक चैनल बना के रखा है ताकि वो इधर उधर ना हो, अपने पोजीशन से इधर उधर ना हो, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। याद रखना, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ ग्लैंड्स यानी लसिका ग्रंथियां जहां जहां होंगी वो सूज के बाहर आ जाएंगी, जैसे गले के रीजन में, सर के पास पीछे वाले हिस्से में, हमारे ग्रॉइन वाले रीजन में, चेस्ट वाले हिस्से में, है ना, ये वाले हिस्से में ये सब आ जाते हैं, गले के पास। तीसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी सघन तंतुदार संयोजी उत्तक, तो ये काफी मजबूत होते हैं और यही टेंडन और लिगामेंट बनाते हैं। टेंडन का काम क्या है, तो बोन जब मसल से जुड़ती है, पेशी अस्थि जब मांसपेशी से जुड़ती है तो जोड़ने वाला कौन होता है, टेंडन ही होता है। और लिगामेंट का काम क्या है, तो लिगामेंट वह डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। बोन टू बोन इज जॉइंड बाय अ लिगामेंट। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जो लचीला संयोजी उत्तक है, तो इसका काम है थोड़ा एक्सटेंशन प्रोवाइड करना, यानी जो बोन का ओरिजिनल लेंथ है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन, जिससे थोड़ा सा वो लेंथ में बढ़ सके और वापस रिट्रैक्ट कर सके। एंड रिकॉइल प्रॉपर्टीज, मतलब वापस से रिट्रैक्ट भी कर सके, जैसे लंग्स। तो लंग्स जिस संयोजी उत्तक से बना हुआ है उसमें इलास्टिक नेचर है, जिससे वो आसानी से फूलता है और पिचकता है, फूलता है और पिचकता है, ठीक है। तो ये लंग्स जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू से ही बने हुए हैं। अगला बात करेंगे कनेक्टिव एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, तो एडिपोज टिश्यू आर नथिंग बट फैट सेल्स, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीला संयोजी उत्तक बनाते हैं। और उनका काम क्या है, तो ये पैकिंग मटेरियल, जैसे किडनी को पैक करने के लिए काम आता है, जैसे तभी गुर्दे आपको थोड़े से फिसलनदार या शाइनी आपको दिखते हैं। और साथ ही साथ ये हीट इंसुलेटर का भी काम करता है, जैसे स्किन के नीचे, स्किन का जो बाहरी लेयर है उसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल स्किन है और इसे ही हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। और स्किन के लेयर को देखें तो सबसे पहला जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है उसे हम कहते हैं डर्मिस, तो ये दूसरा लेयर हो गया जिसका नाम है डर्मिस। और इसके नीचे एक फैटी लेयर होता है और इस फैटी लेयर का नाम है सबक्यूटेनियस लेयर। इस फैटी लेयर का क्या नाम है, इस फैटी लेयर का नाम है सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है ना। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर अगर ना रहे तो हमें हीट इंसुलेशन कभी नहीं मिलेगा, मतलब हल्के से ठंड में हम सर्दी के कारण मर जाते और हल्के से गर्मी में हम मतलब आउट ऑफ सफोकेशन और हीट स्ट्रोक से हमारी जान चली जाती। लेकिन ये सबक्यूटेनियस लेयर जो है ना हमारे स्किन के लेयर्स के ठीक नीचे, वही हमारे हीट इंसुलेटर का काम भी करता है और साथ ही साथ ये एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। कार्टिलेज के बारे में बात करें तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो कार्टिलेज की कंपोजिशन की बात करें तो ये मैट्रिक्स बनता है, मतलब मेन जो पार्ट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स किसे कहते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट्स उसे कहते हैं जिससे कार्टिलेज बनी हुई होती है, मतलब यूनिट ऑफ कार्टिलेज इज नथिंग बट कॉन्ड्रोसाइट, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रोइटिन, जिसके वजह से इसमें लचीलापन आता है, कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन। और इसी कॉन्ड्रोइटिन के वजह से कार्टिलेज में इलास्टिसिटी आता है, कार्टिलेज में इलास्टिसिटी आता है। अब कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज दो तरीके के होते हैं, एक हाइलिन कार्टिलेज कहलाते हैं और एक फाइब्रो कार्टिलेज कहलाते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जनरली आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर करता है। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब होता है जहां जुड़ रही हो चीजें, जैसे एक हड्डी ऐसे हो गया और दूसरी हड्डी आके ऐसे जुड़ रही हो। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने बनाया है। तो इस जोड़ के ऊपर आपने देखा होगा कि एक क्रंची बोन इसको घेरी रहती है, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो अगर आप कभी लेग पीस वगैरह खाए हो तो जहां जॉइंट को आप हटाते हैं ना तो एक क्रंची बोन उखड़ के निकलता है, वो और कुछ नहीं, ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो जहां जहां हड्डियां जुड़ रही होती हैं वहां पे एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज, और वो कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज वैसे ही जोड़ों पर पाई जाती हैं। इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क, साथ ही साथ ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से भी बनता है, जैसे कान के अंदर वाला जो कनाल है,
अगर आप उसको देखें, या जो बाहरी वाला हिस्सा है, ये अगर आप ऐसे करते हो तो थोड़ा बहुत हिलता भी है, लगता है कि हड्डी भी है, नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे जितना भी देखोगे कमाल सब कार्टिलेज का है, उपास्थि का है। तो बहुत ऐसे लचीले हिस्से हैं जहां बॉडी में हमारे कार्टिलेज यानी उपास्थि मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, मतलब हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुक दंड है, उसमें हड्डियां कैसे हैं, कुछ ऐसे ऐसे आकार के होते हैं, एक ऐसी, दूसरी ऐसी, फिर तीसरी ऐसी, तो चौथी ऐसी, ठीक है ना। और इन्हीं के बीच होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसी डिस्क की वजह से ये बोन्स जो है वो आसानी से क्या होते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, और यही वजह है कि हम भी आसानी से इधर उधर आगे पीछे कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है हमारे कशेरुक दंड के बीच में, ये भी एक कार्टिलेज यानी उपास्थि का ही बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, यानी तंतुदार, तंतुदार उपास्थि, तंतुदार उपास्थि। यही वजह है कि ये बोन की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि हड्डी है, लेकिन हड्डी नहीं है, क्योंकि तंतु जनरली जनरली क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते ही हैं। जैसे हमारे खोपड़े का जो जॉइंट है वो भी क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है, तंतुदार संयोजी उत्तक ही है जो उसे जोड़ के रखता है। तो ये था एनिमल टिश्यू। अब बात करते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू से। हीमोपोएटिक टिश्यू मतलब जो रक्त का सृजन करे। तो रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, ये क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का सृजन कराता है। उसके बाद सर्कुलेटिंग ब्लड, जो बहने वाली रक्त है, वो भी क्या है, इट इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड मतलब स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब उसके अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। फ्लूइड मतलब जो बह सके, एंड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है, इट इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सर्कुलेटिंग ब्लड भी क्या है, एक टिश्यू है। और रेड बोन मैरो भी क्या है, एक टिश्यू है जो क्या करता है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। इसीलिए इन दोनों को क्या कहलाता है, कहा जाता है, हीमोपोएटिक टिश्यू कहा जाता है। अगर अब हम ब्लड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, तो ब्लड के दो हिस्से, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना, 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना, 45%। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, तो एक आता आरबीसी, दूसरा आता डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आता प्लेटलेट्स। तो ये तीन हिस्से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका कहते हैं। हिंदी में हम इसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। और इसे हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और इसे हम विम्बाणु कहते हैं, इसे हम विम्बाणु कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मसल टिश्यू के बारे में, यानी मांसपेशी के उत्तक के बारे में। मांसपेशी के उत्तक में पहला उत्तक होता है हमारी कंकालीय पेशियां, यानी स्केलेटल मसल। कंकालीय पेशियां जहां भी होंगी वो ऐच्छिक पेशियां होंगी। कंकालीय यानी वो क्या होंगी, ऐच्छिक पेशियां होंगी। और ऐच्छिक को ही क्या कहा जाता है, वॉल्यूंटरी कहा जाता है, वॉल्यूंटरी कहा जाता है, ठीक है ना। वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और ये बेलनाकार तंतु से बने हुए होते हैं। फाइबर्स आर क्रॉस स्ट्राइटेड। क्रॉस स्ट्राइटेड का मतलब होता है ऐसा, आपस में ऐसे फंसे होना, समझ पा रहे हैं, ये क्रॉस स्ट्राइटेड कहलाता है, ठीक है ना, ये क्रॉस स्ट्राइटेड कहलाता है, ठीक है। फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, फाइबर्स आर क्रॉस स्ट्राइटेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है उसका नाम एक्टिन और मायोसिन होता है। फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो जिस मसल फाइबर में न्यूक्लियस एक से ज्यादा है उसे हम सिंक्सीशियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्यूब्यूलर सिस्टम्स मतलब नलिका जैसा स्ट्रक्चर है। थिक फिलामेंट्स, इनके जो रेशे हैं वो काफी मोटे होते हैं, और जो मोटे होंगे उनमें मायोसिन ज्यादा होगा, एम लाइन सेंटर में होगा, और जो पतले होंगे उनमें जेड लाइन सेंटर में होगा। जो थिन फिलामेंट्स होंगे वो किसके बने होंगे, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के, और जो थिक फिलामेंट्स होंगे वो किसके बने होंगे, मायोसिन के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी आपके ACIO के क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप यहीं से क्लियर कर लोगे। सार्कोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ मसल, यूनिट ऑफ मसल। और यूनिट ऑफ मसल किसे कहते हैं, तो दो जेड लाइन के बीच, दो जेड लाइन के बीच लाई करता है एक सार्कोमियर, ध्यान रखिएगा। तो दो जेड लाइन के बीच लाई करता है सार्कोमियर, इसीलिए हम इसे यूनिट ऑफ मसल कहते हैं।
सबसे स्पेशल जो है वो है कार्डियक मसल, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। लोकेशन कार्डियक वॉल, हमारे जो हृदय की दीवार है उसके पीछे घिरी हुई है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहलाता है, क्योंकि ये रक्त पंप कराता है। इट इज कंपैरेबल टू स्केलेटल मसल बट स्लोअर, है ना। कंकालीय पेशियों से हम इसका मुकाबला करा तो सकते हैं, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा नहीं जितना कि वो मजबूती के साथ कर सकते हैं। रीजनरेशन नन, ये अगर एक बार खराब हो जाए तो रीजनरेट नहीं कर सकती। बहुत ऐसे टिश्यूज होते हैं जो रीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन ये इसका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन नहीं होता। तो ये था एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। बात करते हैं चिकनी पेशियों के बारे में, स्मूथ मसल के बारे में और फाइबर्स के बारे में। तो स्मूथ मसल मतलब क्या हो गया, वो हो गया इनवॉल्यूंटरी मसल, जो हमारे इच्छा के अधीन नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और यही चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं, यही चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं। ये कहाँ पाई जाएंगी, जैसे वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे पूरा एलिमेंट्री कनाल में देख लो, तो एलिमेंट्री कनाल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आंखों के अंदर जो चीजें हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। स्किन के अंदर जो अंदर वाला लेयर है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप ऊपर बस एपिडर्मिस को ही आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं। फंक्शन कंट्रैक्शन ऑफ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन्स, अंदर जैसे गॉल ब्लैडर की बात कर लो तो ये हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन ही है, लेकिन क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है। स्टमक की बात कर लें, क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है। पैनक्रियाज के बारे में बात कर ले, क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर ले, क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है, नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर से ट्यूब्यूलर है और ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, लेकिन इसका सिक्रीशन सब कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है स्मूथ मसल को, कैसे, तो वाया पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। फाइबर टाइप्स, अगर हम फाइबर्स के बारे में बात करें, तो रेशे कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के, एक विसरल स्मूथ मसल और एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है, और एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। विसरल स्मूथ मसल का मतलब हो गया कि शरीर के बाकी किसी हिस्से में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अपना कोई ना कोई एक फंक्शन पार्टिसिपेट करवाएगा। जैसे हमारा पेस मेकर, ये हमारे शरीर में क्या करता है, हार्ट बीट को जनरेट करता है, इट जनरेट्स हार्ट बीट, इट जनरेट्स हार्ट बीट, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, हॉलो ऑर्गन्स में। तो हॉलो ऑर्गन्स में एक बेस्ट एग्जांपल तो हार्ट भी है ना। तो हार्ट एक ऐसा हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर एक स्मूथ मसल पाई जाती है जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। इसे हम साइनोएट्रियल नोड के नाम से भी जानते हैं, और वो साइनोएट्रियल नोड क्या है, तो इट इज अ फाइबर, ध्यान रखिएगा, इट इज अ विसरल स्मूथ मसल, जो एक तंतु है, फाइबर है। और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल मतलब बहुत सारी चिकनी पेशियों से मिलके जो फाइबर बना है, उसमें से हम कह सकते हैं जैसे ब्लड वेसल्स, यानी हमारी आर्टरीज, वेन्स, या फिर हम बात करें अपने आयरिस की, जो बहुत सारी चिकनी पेशियों से मिलके बना हुआ है। अगर आप कॉर्निया को देखोगे तो कॉर्निया के अंदर आयरिस वाला जो हिस्सा है वो ये है ना, ये बहुत सारी ये क्या है, बहुत सारी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल से ये मिलके बना होता है। और बीच में क्या है, बीच में तो प्यूपिल है, बीच में तो प्यूपिल यानी पुतली है, समझ पा रहे। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी हो गई और साथ ही साथ वेन हो गई। कैपिलरी किसकी बनी हुई है, कैपिलरी बनी हुई है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये था पूरा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया हो। अगर नए बच्चे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा लेना और इस सेशन को अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और रात 9 बजे फिर से मुलाकात करते हैं, और आज रात 9 बजे के शो में डिस्कस करेंगे कुछ सवाल विज्ञान के। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रखें और खुश रहें। धन्यवाद।